नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम इकोनॉमिकम में। अर्थात की नई किस्त के साथ मेरे साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी स्टूडियो में जुड़ गए हैं। स्टूडियो में अंशुमान जी जुड़ गए हैं, इसका मतलब कि अंशुमान जी अबू धाबी से वापस आ गए हैं। WTO की बैठक कवर कर चुके हैं। मनी सेंट्रल के अगर आप नियमित दर्शक हैं, मनी 9 के अगर आप नियमित दर्शक हैं, हमारी वेबसाइट पर खबरों को पढ़ते हैं, तो आपको WTO जैसे हमने बताया वैसे किसी ने नहीं बताया। पल पल की खबर, हर खबर समय से पहले आप तक पहुंचाई। लेकिन इस सारे उत्साह के पीछे एक उदासी थी, एक मायूसी थी। वो मायूसी ये थी कि इतनी खींचतान के बाद, 5 दिवस की बैठक के बाद, इतने लोग गए, इतना काम हुआ, चर्चा हुई, बातचीत हुई, निकला कुछ नहीं। कोई ऐसा एक एजेंडा फाइनल नहीं हुआ जो इसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, कि विश्व के व्यापार को ये कोई दिशा दे पाए। तो फिर ये बना क्यों था? ये कितना प्रासंगिक रह गया कि अगर हमको इतिहास भी देखें तो कोई ऐसी WTO की बैठक, कम ही बैठकें ऐसी पता चलती हैं जिनसे कुछ मीनिंगफुल निकला हो, कुछ ठोस निकला हो, जिसने वाकई दिशा दी हो। तो आज चर्चा हम इसी पर करेंगे। ठीक है, आपने WTO की रिपोर्टिंग देखी मनी 9 के साथ, लेकिन अब इसकी प्रासंगिकता कितनी है ये समझने का सबसे सही समय है, क्योंकि अभी हवा में, चर्चा में, सुर्खियों में, हेडलाइंस में WTO है। तो आज अंशुमान जी से चर्चा इसी पर करेंगे कि WTO आखिर कितना प्रासंगिक रह गया, कितना इस जो अभी हाल में बैठक खत्म हुई, कितना इसके बाद ग्लोबल ग्रोथ को दिशा मिलेगी, भारत का पक्ष कितना है, पुराना इतिहास क्या है, क्या इसकी बुनियाद में ही कोई खोट है जो ये हर बार इस तरीके की बैठकें होती हैं और उनका कोई नतीजा नहीं निकलता। तो शुरुआत मैं यहीं से करता हूं। सर, क्या कुछ मकान बनते समय कहते हैं ना, नींव अगर खराब पड़ जाए या बुनियाद कुछ गड़बड़ हो जाए तो पूरा मकान ही फिर कहीं ना कहीं चरमराया रहता है। क्या WTO की बुनियाद में ही कोई ऐसी खोट है कि इतनी सारी बैठकों में इक्का दुक्का अगर आप छोड़ दीजिए तो कुछ बहुत मीनिंगफुल, कुछ ठोस नहीं निकलता? शुभम, WTO की बैठक में अबू धाबी में हमारी विश्व व्यापार के संभावनामय और चुनौतीपूर्ण दोनों हिस्सों से हम मुखातिब हुए। हालांकि इस इकोनॉमिकम के लिए हमने कोई दूसरा विषय तय किया था, फिर हमें लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार संगठन अब जिस स्थिति में है, यहाँ से वो आगे किस दिशा में जाएगा। भारत को WTO में शामिल होकर बहुत लाभ भी मिले, बहुत सारी चुनौतियाँ भी फेस करनी पड़ी, और दुनिया किस तरफ देख रही है, क्योंकि इसका असर हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि कोई डिप्लोमेटिक या कोई एकेडमिक चीज़ है। दुनिया के व्यापार में बढ़ोतरी के काफ़ी सारे बड़े असर शांति पर, पीस पर, समानता पर, लोगों के रोजगार पर पड़ते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि हम इसे समझने की कोशिश करें कि क्या WTO से दरअसल दुनिया का व्यापार संभल पाएगा, या अब हम ये बस पीछे छोड़ चुके हैं और ये ख़त्म हो गया इसका खेल। इसके बाद आगे दुनिया के देश कुछ दूसरी व्यवस्था की तरफ जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में युद्धों की सबसे बड़ी वजह व्यापार रहा है। दुनिया में तरक्की की वजह भी सबसे बड़ी व्यापार है और युद्धों की वजह व्यापार रहा। मैं आपको पिछले इतिहास में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन WTO के इतिहास को अगर आप देखेंगे या WTO के से पहले के बने इतिहास को आप देखेंगे, उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तमाम देशों ने आर्थिक संकट के कारण प्रोटेक्शनिस्ट मेजर अपनाए, अपने अपने बाजार को बचाने की कोशिश की, और उसका असर ये हुआ कि पूरे यूरोप में दुनिया के देशों के बीच तनाव बढ़ा, क्योंकि जब लोग कारोबार रोक रहे थे, ड्यूटीज़ लगा रहे थे, सीमा शुल्क लगा रहे थे, तो दूसरे देश उसको रिटेलिएट कर रहे थे। थोड़ा और पीछे जाए, फ्रांस और अमेरिका के युद्धों का इतिहास, जिनको कि नेपोलियनिक वार कहते हैं, जिनमें ब्रिटेन के साथ लड़ाई में अंततः नेपोलियन हारा था, वो पूरा का पूरा युद्ध यूरोप के व्यापार पर कब्जे का युद्ध था। आपको याद होगा किसी कार्यक्रम में हमने ये किसी किस्सों के सिक्के में बताया था कि नेपोलियन सिर्फ इसलिए इजिप्ट तक आया था कि वो स्वेज का रास्ता खोल सके और भारत से जाने वाले व्यापार पर कब्जा कर सके। जब मर्केंटिलिस्ट इकोनॉमी का दौर था, तब दुनिया की 3-4 बड़ी ताकतें व्यापार के लिए एक दूसरे से लड़ती थी, प्राइवेट आर्मीज रखती थी, समुद्री डाकुओं को इस बात के लिए प्रेरित करती थी कि वो दूसरे का व्यापार तबाह करें। इसलिए जैसे ही दुनिया युद्धों के खून खच्चर से, खून खराबे से बाहर निकली, पहले विश्व युद्ध के बाद, पहला विश्व युद्ध बेहद भीषण था, फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद विश्व को लगा कि जो जड़ है वो राजनेता की सोच में, या जड़ इसमें नहीं है कि दुनिया के देश लड़ना चाहते हैं। जड़ तो कहीं ना कहीं व्यापार में है, कि अगर दुनिया के देशों को पर्याप्त रूप से व्यापार का मौका मिले, कमाई का मौका, इसके अलावा और क्या कमाई हो सकती है? कमाई का कोई रास्ता नहीं। व्यापार का मौका मिले, एक देश का सामान दूसरे देश में जाए, एक देश के लोग दूसरे देश में आना शुरू करें, तो कमाई सबको मिलेगी। अब इसके पीछे वाला चार्ट हम देखते हैं। अगर उस चार्ट को आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि जहां से हम WTO के
पूर्वज की बात शुरू करते हैं, ये हिस्सा है 1929 से 1932 के बीच का। 1929 से पहले तक दुनिया के व्यापार में पहले वर्ल्ड वॉर के बाद की थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई दी थी, पर 1929 से 1932 के बीच दुनिया में बहुत तेजी से व्यापार में गिरावट हुई। काफ़ी संरक्षणवाद आया, झगड़े शुरू हुए और उसके बाद हम नाज़ी हिटलर का उदय हुआ और हमने एक लंबा हिस्सा दुनिया के इतिहास का युद्धों में बर्बाद होते देखा। दूसरा चार्ट इसकी संभावना की परिस्थिति बताता है। ये बताता है कि जैसे जैसे व्यापार में उदारीकरण बढ़ता है शुभम, वैसे वैसे कन्फ्लिक्ट की संभावनाएं कम होती जाती हैं। दो देशों के बीच झगड़े तब सबसे कम होते हैं जब दोनों देश खुलकर मुक्त रूप से व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे की इनकम बढ़ाने में, एक दूसरे का सामान बढ़ाने में मदद कर रहे होते हैं। और इसलिए जैसे जैसे व्यापार खुलना शुरू हुआ, दुनिया में युद्ध कम होते चले गए। ताजा हमने, और जैसे जैसे व्यापार सिकुड़ा, देखिए जैसे जैसे व्यापार में सिकुड़ना शुरू हुआ, हमने पिछले 2 साल में 2 युद्ध देखे। तो ये पृष्ठभूमि थी, जिस पृष्ठभूमि की छाया में अबू धाबी में WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि दुनिया की सबसे बड़ा व्यापार संगठन है, और इसकी जो मंत्रियों की समिति है वो इसकी सबसे बड़ी शीर्ष बॉडी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब युद्ध खत्म होकर लोगों ने निकलना शुरू किया और दुनिया में एक व्यापार के लिए सहमति बनाने की शुरुआत हुई, तो इससे पहले आया गैट, जिसका नाम आप बार बार सुनते होंगे। अगर आपको एक दौर याद होगा, भारत में जब गैट और के खिलाफ विरोध के कानून आते थे और डंकल कानूनों की बात होती थी, पर गैट के 2 राउंड थे। पहला एक उरुग्वे राउंड था और दूसरा उसके बाद फिर टोक्यो और कैनेडी राउंड हुए। गैट ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया दुनिया के बाजार में, जो तब तक कभी नहीं हुआ था, और जहां से दुनिया के व्यापार में एक बड़ा बदलाव आता दिखाई दिया। हम आगे आपको चार्ट में दिखाएंगे कि दुनिया की ट्रेड की ग्रोथ इसके बाद कैसे आई। एक टोक्यो राउंड था। टोक्यो राउंड था 1979 में शुभम, और उसमें पहली बार तय हुआ था कि दुनिया के देश अपने सीमा शुल्क को जहां उन्होंने रखा है वहीं रखेंगे, इसके आगे नहीं बढ़ाएंगे। उसको स्टैंड स्टिल राउंड कहा गया था। यह सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था दुनिया के व्यापार में, जहां दुनिया के सारे देश, अब तो 166 देश हो गए, उस समय तो 120-121 ही देश मौजूद थे WTO में, जिन्होंने तय किया था कि बहुत हुआ, अब हम एक दूसरे को हराने के, जिताने के लिए अपने यहाँ सीमा शुल्क नहीं बढ़ाएंगे और लागत कम रखेंगे। उसके बाद लेकिन युद्ध देखिए उस समय भी था। जब यह चर्चा चल रही थी, तब अमेरिका और यूरोप के बीच में एक चिकन वार शुरू हो गया, जिसकी काफ़ी चर्चा रही कि यूरोप ने सस्ता चिकन बेचना शुरू कर दिया अमेरिका के बाजार में, तो अमेरिका ने उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, और उस वजह से यूरोप ने अमेरिका के फलों पर, सब्जियों पर और उन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। इसको सुलझाया गया। और इसके बाद जो अगला राउंड आया, वो राउंड ये था जिसमें गैट में एक स्केप क्लास डाला गया। जिस क्लास में ये डाला गया, देखिए कैसे बदलती है चीज़ें। उस क्लास में यह डाला गया कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश के व्यापार को जानबूझकर प्रभावित करता है, डंपिंग करता है, तो उन्हें अपने यहाँ अतिरिक्त शुल्क लगाने की छूट होगी। इन 2 महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बेस पर, बाकी और बहुत सारे सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों के बेस पर WTO की बुनियाद तय हुई और उसके बाद WTO की वार्ताएं शुरू हुई। लेकिन जैसे ही WTO बना, गैट तक तो सारी चीज़ें ठीक थी, जैसे ही WTO बना, वैसे ही दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो विषमताएं थी, जो असंगतियां थी, वो उभर कर सामने आने लगी। तो एक तरफ तो दुनिया का व्यापार तेजी से बढ़ना शुरू हुआ, WTO बनने के बाद तेज ग्रोथ आई, हम आंकड़ों में आपको दिखाएंगे चार्ट में। लेकिन दूसरी तरफ मतभेद और असहमतियां बुरी तरह मुखर होने लगी, क्योंकि व्यापार को, अपने बाजार को बचाने, क्योंकि WTO के तहत ये नियम था कि आपको अपना बाजार खोलना पड़ेगा, दूसरे को अपने बाजार में हिस्सा देना पड़ेगा। बाजार को बचाने और अपने राजनीतिक हितों को संभालने के कारण जबरदस्त टकराव हुआ। और उसके बाद अभी तक अगर आज आप देखते चले आए, तो दोहा और बाली 2 राउंड्स को छोड़ दें, तो इसके अलावा WTO की वार्ताओं के 13 दौर हो चुके हैं। ये 13वीं कॉन्फ्रेंस थी, इसके बाद 14वीं कॉन्फ्रेंस होगी। 2-3 राउंड्स को छोड़ दें तो WTO में जो पहली शुरुआती सहमतियां बनी थी, जो WTO में गैट के थे सहमतियां बनी थी, उसके आगे बात बढ़ी नहीं, और धीमे धीमे टकराव बढ़ते चले गए। सर, अगर सबसे सफल राउंड को ही सोचें तो दोहा का राउंड एक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय है, जिसको सबसे ज़्यादा रेखांकित किया जाता है। सबसे सफल राउंड दोहा राउंड को ही माना गया। उससे बड़ी उम्मीदें थीं, उसका क्या हुआ? दोहा राउंड इसलिए सबसे सफल माना गया क्योंकि दोहा के राउंड में पहली बार WTO में डेवलपमेंट का एजेंडा, विकास का एजेंडा सामने लाया गया। व्यापार और विकास को जोड़ने की कोशिश की गई। उससे पहले तक WTO की चर्चा व्यापार पर थी, शुल्क पर थी, ड्यूटी कम करने पर थी। तब तक ड्यूटी कम करने की व्यवस्था स्थापित हो गई थी। दूसरा ये कि तब तक WTO के देशों को समझ में आने लगा था कि कुछ देशों को इस व्यवस्था से फायदा हो रहा है और कुछ देशों को इस व्यवस्था से फायदा नहीं हो रहा है, और इसलिए एक WTO के पार्लेंस में, उसकी भाषा में एक व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है। इसको स्पेशल और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट
डेवलपमेंट कहते हैं। तो उसमें एलडीसीज थे, अफ्रीका के, एशिया के अल्प विकसित देश थे, विकासशील देश थे, जिनके पास तकनीक नहीं थी, जिनके पास बड़े बाजार नहीं थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, उन्हें इस व्यवस्था से नुकसान हो रहा था। तो विकास राउंड को, डेवलपमेंट राउंड को स्वीकार किया गया और उसके तहत डब्ल्यूटीओ ने कुछ बड़े और महत्वपूर्ण वादे किए और उन वादों के कारण डब्ल्यूटीओ की व्यवस्था में एकदम लोगों का भरोसा बनना शुरू हुआ। यह हुआ कि नहीं, डब्ल्यूटीओ अब केवल व्यापार, बड़े व्यापार के मुल्कों की बात नहीं सोचता, विकासशील देशों की बात सोचता है। लेकिन वही बात, दोहा राउंड के अधिकतम फैसले ना तो लागू हो पाए, ना उनको बाकी दुनिया के देशों ने लागू किया, और दोहा राउंड एक तरीके से अब चर्चा से बाहर ही हो गया और उसके फैसलों को लागू कराने में दिक्कत आने लगी। दोहा राउंड के साथ ही एक और बात शुरू हुई जो डब्ल्यूटीओ के लिए सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण थी। जैसे ही दोहा राउंड में विकास का एजेंडा आया, उसके बाद बहुत सारे विकसित देशों ने और भी एजेंडे इस डब्ल्यूटीओ की वार्ताओं के बीच में लाने शुरू कर दिए, जहां डब्ल्यूटीओ के भीतर छोटे छोटे समूहों को बनाकर अपने फायदे के सौदे और समझौते करने की बात थी, जिसका बड़ा मुखर स्वरूप हमने अबू धाबी में, और अबू धाबी से पहले जिनेवा की बैठक में, और जिनेवा से पहले ब्यूनस आयर्स और नैरोबी की बैठकों में देखा था। तो दोहा राउंड के बाद जब मामला बहुत ज्यादा उलझा, तब बाली का राउंड आया। बाली की बैठक में कम से कम विकासशील देशों को एक स्पेशल फायदा, एक सुविधा मिल गई तमाम झगड़े झंझट के बाद, कि उन्हें अपने यहाँ अनाज खरीदने के लिए एक पीस क्लॉज मिला। भारत जिसका समर्थन कर रहा है और भारत जिसका फायदा उठा रहा है, और जिसे लेकर भारत ने इस अबू धाबी की बैठक में सबसे मजबूती से पक्ष रखा और उस पर कोई सहमति और समझौता नहीं हुआ। यह हुआ कि अगर किसी देश को अपने खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज खरीदना होता है तो अपने उत्पादन का 10% के आसपास, चावल खासतौर से अपने उत्पादन का, पूरे देश के उत्पादन का 10% के आसपास अनाज खरीद पाएगा। उसके लिए एक मूल्य और उसके लिए एक वर्ष तय किया गया कि इस वर्ष के इस मूल्य के आधार पर तय किया जाएगा। भारत ने उस पीस क्लास का फायदा उठाया। जैसे ही पीस क्लास का फायदा उठाया बाली राउंड के बाद, दुनिया के देशों ने इस पर आपत्ति की कि भारत इसका फायदा उठाकर अपने यहाँ सब्सिडी दे रहा है खेती को, और चावल को निकालकर दुनिया के बाजार में बेच रहा है, जहां ये ट्रेड प्रैक्टिसेस के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि सस्ता चावल खरीदकर दुनिया के बाजार को प्रभावित किया जा रहा है। अगर आप अबू धाबी की बैठक को फॉलो कर रहे होंगे तो थाईलैंड ने ही आरोप लगाया था बैठक में कि भारत ऐसा कर रहा है, और फिर उसके खिलाफ थाईलैंड के खिलाफ वहाँ काफ़ी, अबू धाबी की बैठक में काफ़ी बवाल हुआ, और फिर थाईलैंड के राजदूत को जो डब्ल्यूटीओ में थाईलैंड के राजदूत थी, उनको रिकॉल किया गया। लेकिन थाईलैंड की जब ये आरोप लगा रहा था, तब उसका समर्थन करने वालों में ब्राज़ील भी थे, उसमें कनाडा भी था, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी था, उसमें यूएस भी था, वो भी ये मान रहा था। तो बाली के राउंड के बाद कृषि के मामले पर थोड़ी सी विकासशील देशों को जगह मिली, लेकिन इस बीच में जितनी वार्ताएं हुई, उन वार्ताओं में डब्ल्यूटीओ के एजेंडे को सुलझाने के बजाय शुभम उलझाने की कोई, नैरोबी और ब्यूनस आयर्स में, जो हम आगे आपको बताएंगे कि क्या हुआ। सर, एक समय था शायद बहुत ज्यादा राउंड सफल नहीं हो पाए, कुछ 1-2 राउंड के ही नाम पर सफलता है। 2012 के आसपास का समय था जब डब्ल्यूटीओ पूरी तरह इररिलेवेंट हो चला था, अप्रासंगिक हो चुका था, ऐसा लगने लगा था कि डब्ल्यूटीओ की जरूरत ही नहीं है। वो कैसा समय था, वहां से हम चीजें कैसे बदली? ये बात शुरू हुई डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से। दरअसल कुछ तो कंसेंसस खत्म हो गए थे डब्ल्यूटीओ में कि शुरुआती दोहा वार्ताओं से लोगों को काफ़ी निराशा हुई थी, क्योंकि दोहा दौर की वार्ताओं को लागू न होने के कारण दुनिया के देश आपस में एक दूसरे से असहमत हो रहे थे, विकासशील देशों का एजेंडा पूरा नहीं हो रहा था। फिर सबसे बड़ा झटका लगा डोनाल्ड ट्रंप के आने से। डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान आपको याद होगा, अगर मैं सही ढंग से तारीख याद कर पा रहा हूं, क्योंकि बड़ी तारीख थी, महत्वपूर्ण। 30 अगस्त 2018 को डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही कि अगर डब्ल्यूटीओ सही ढंग से काम नहीं करता और व्यापार में न्याय नहीं करता है, तो डब्ल्यूटीओ के बने रहने का कोई मतलब नहीं है, और बल्कि अमेरिका इससे अलग हट जाएगा। लोग मानते हैं कि तब से अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ के मामले में अपने आप को थोड़ा दूर भी कर लिया। 2018 से आज हम 2023 में हैं, अमेरिका की भूमिका बहुत प्रोएक्टिवली सहमति बनाने की नहीं रही। देखिए, इसी बैठक के दौरान, अबू धाबी की बैठक के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिस दिन सहमति बननी थी और जिस दिन सहमति पत्र पर दस्तखत होने थे, उससे पहले ही अमेरिका की विदेश मंत्री मीटिंग छोड़कर चली गई, जबकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मुखिया है और उसे सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने वहाँ डब्ल्यूटीओ के प्रतिनिधियों से, डीजी से और उनके स्टाफ से पूछा कि मुझे उन देशों का नाम बताइए जो कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कंसेंसस बनाने की कोशिश करने वाले देश थे ही नहीं। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही, उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने फ्री ट्रेड को लेकर तमाम सारे सवाल उठाए। आपको याद होगा, अटलांटिक पैसिफिक ट्रीटी थी, उसको खत्म कर दिया, और फिर ये पूरा मामला बुरी तरह उलझ गया और ऐसा लगा कि डब्ल्यूटीओ के आगे आने की कोई संभावना नहीं थी। फिर उदय हुआ ब्यूनस आयर्स का।
ब्यूनस आयर्स में डब्ल्यूटीओ की एक बैठक हुई 1 दिसंबर 2018 को। उस बैठक में पहली बार यह हुआ कि भाई इस मल्टीलेटरल सिस्टम को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। ये ग्राफ हमें दिखाता है कि जैसे जैसे दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में फ्रेगमेंटेशन, बिखराव बढ़ा, उस तरह से व्यापार में कमी भी आई और गिरावट भी आई। तो ब्यूनस आयर्स की बैठक के बाद यह हुआ कि डब्ल्यूटीओ की एक बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था है। तब तक शुभम दुनिया में तमाम देशों ने अपने अपने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए थे, एफटीएज आना शुरू हो गए थे, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट बनना शुरू हो गए थे, जो आरसेप था उसी दौरान आया, कई सारे एफटीएज हुए और धीमे धीमे डब्ल्यूटीओ हाशिए पर चला गया और यह कहा गया कि इस व्यवस्था में कोई दम नहीं बचा है, बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था नहीं बची। तब ब्यूनस आयर्स की बैठक में डब्ल्यूटीओ में सुधार शुरू किए गए, लेकिन तब तक गाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी थी, झगड़े काफ़ी बढ़ चुके थे। और जब ब्यूनस आयर्स की बैठक में विकासशील देश, खासतौर से भारत और तमाम अल्पविकसित देश जो भारत जिनका का नेतृत्व कर रहा था वो आगे आए, तब तक विकसित देश भी डब्ल्यूटीओ की मल्टीलेटरल व्यवस्था के भीतर कुछ ऐसा नया करने की तैयारी कर चुके थे जिस पर फिर आगे कभी सहमति नहीं बन गई थी। तो ये वो समय था जब इररिलेवेंट हो गया। तो अब सर 2 साल से पहले, अगर पिछले 2 साल पर हम देखें, वहां से तस्वीरें कैसे, दोबारा जान कैसे पड़ी इसमें? तो 2018 के बाद से अगर आप इस चार्ट को देखें, जो चार्ट आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, इस चार्ट को देखें तो आपको दिखाई देगा 2018 के बाद दुनिया में प्रोटेक्शन बढ़ता चला गया। काउंटरवेलिंग मेजर्स बढ़ते बढ़ते 2021 तक 41 काउंटरवेलिंग मेजर्स आए। काउंटरवेलिंग मेजर्स का मतलब दुनिया के लोगों ने, दुनिया के देशों ने उदार व्यापार की बहुपक्षीय व्यवस्था से भरोसा त्याग दिया और तरह तरीके की ड्यूटीज और बाधाएं लगानी शुरू कर दी। भारत ने चाइना से इंपोर्ट पर बाधाएं लगाई। यही वो दौर था जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध शुरू हुआ। डब्ल्यूटीओ एक तरफ बैठा अपनी दुकान लगाए बैठा था, दूसरी तरफ दुनिया में ट्रेड वार शुरू हो गया था, ट्रेड फैसिलिटेशन की तरह, जो लंबे समय तक चला और उस ट्रेड वार ने पूरी दुनिया में मुक्त व्यापार का पूरा ढांचा हिला दिया, जो हमारे सामने की बात है। और इस दौरान ट्रेडिंग ब्लॉक्स के बीच में ट्रेड बढ़ना शुरू हुआ, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड में कमी आई और उसका असर हमें दुनिया के व्यापार के विकास दर की गिरावट के तौर पर दिखाई दिया। लगभग मान लिया गया 2022 तक कि अब डब्ल्यूटीओ में कोई दम नहीं बचा है। एक तो बहुपक्षीय व्यवस्था खत्म हो गई, दूसरा अंदर छोटे छोटे ग्रुप बन गए, जिन ग्रुप्स ने अपने लेवल पर फैसले करने शुरू कर दिए। और वही एक ऐसा फैसला था ग्रुप का जिसे चीन के, जिस फैसले को भारत ने अबू धाबी की बैठक में ब्लॉक किया। चीन ने 120 देशों का समूह बनाया और ये कहा कि निवेश की सुविधाओं पर डब्ल्यूटीओ में चर्चा होनी चाहिए। भारत का तर्क यह था कि निवेश के लिए तो मंच बना ही नहीं है, ये तो ट्रेड का मंच है, तो यहाँ निवेश कैसे आ सकता है। लेकिन नैरोबी की बैठक में विकसित देशों ने, नैरोबी और ब्यूनस आयर्स की बैठक में विकसित देशों ने एक प्रस्ताव शामिल करा दिया एजेंडे में, जिसमें यह था कि जो पहले एजेंडे में रखे गए विषय, उसके अलावा नए विषय भी लाए जा सकते हैं। और वहाँ विकासशील देशों की कुछ नहीं चली, जैसे कि अबू धाबी में भी विकासशील देशों की आवाज़ थोड़ी कमज़ोर होती दिखाई दी। और उसके बाद ऐसे मुद्दे आने लगे जिसमें पूरा समूह सहमत ना भी हो, तब भी 10, 12, 15 देश मिलकर अपने लिए फैसला कर सकते हैं। और उसका पहला फैसला अबू धाबी की बैठक के पहले दिन आया, जब सर्विस पेशेवरों के आने जाने के जो नियम हैं, जो डोमेस्टिक सर्विसेज रूल्स हैं, उस पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव आया और उस पर सहमति बन गई। यानी से भारत का डॉक्टर अगर अमेरिका में काम करने जा रहा है, भारत का इंजीनियर कहीं अमेरिका में काम करने जा रहा है, तो उसे तमाम परीक्षाओं में नहीं बैठना पड़ेगा, उसके ऊपर पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी, उसको जो सोशल सिक्योरिटी दी जाती है उसको लेकर सवाल नहीं उठाए जाएंगे। ये सहमति बन गई। 2022 में अचानक कोविड का दौर था, पूरी दुनिया को फिर एकजुट होने का मौका मिला। वैक्सीन बनी, यूरोप की वैक्सीन भारत आई, चीन की वैक्सीन अरब गई, अमेरिका की वैक्सीन यूरोप पहुंची और पूरी दुनिया में कोविड के दौरान लोगों को लगा कि भाई इस महामारी में लोग डूब जाएंगे, इसलिए सबको एकजुट होना जरूरी है। तो पहली बार कोविड की छाया में डब्ल्यूटीओ को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की गई और वहां 2 सहमतियां बनी थी। एक सहमति बनी थी कोविड की वैक्सीन को लेकर, भाई पूरी दुनिया को पैंडेमिक से बचाना है तो एक साथ बैठा जाए। उसी सहारे पर डब्ल्यूटीओ में 2022 की जो बैठक थी, जो इससे पहले की बैठक थी, जो 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ सहमति बनी कि डब्ल्यूटीओ में बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को थोड़ा सुधारा जा सकता है, पटरी पर लाया जा सकता है, सहमति बनाई जा सकती है कोविड की छाया में। काफ़ी उम्मीदें थी। 2022 से जब हम 2024 में आए तो चीज़ें फिर पलटकर वहीं आकर खड़ी हो गई कि अबू धाबी में जिन जिन चीज़ों का विरोध विकासशील देशों ने किया था वो सारे मुद्दे एजेंडे में आ गए। जिन जिन चीज़ों को जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर दुनिया में प्रगति की जानी थी वो सब वहीं जस के तस रुक गए। यहाँ तक कि डब्ल्यूटीओ के भीतर विवाद निस्तारण का जो मैकेनिज्म है, झगड़े सुलझाने का जो ढांचा है, वो तक नहीं बन पाया और उस पर भी कोई सहमति बनती नहीं दिखाई दी। सर, अब सारी वार्ताओं के बीच या सारी पहल के बीच भारत कहाँ खड़ा है? भारत की स्थिति क्या दिखती है?
भारत के लिए डब्ल्यूटीओ की को अगर आप करीब से देखें ना शुभम, तो भारत के लिए डब्ल्यूटीओ में फायदे और हानियों का एक बड़ा मिक्स बैग रहा है। जब भारत ने डब्ल्यूटीओ को 90 के दशक के मध्य में ज्वाइन किया था, तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण नहीं था, बाजार खुला नहीं था, इंपोर्ट्स अलाउड नहीं थे। तो जब डब्ल्यूटीओ की व्यवस्था में भारत गया तो बहुत तेजी से ड्यूटीज कम हुई भारत में, नहीं तो कहाँ 200% 250% ड्यूटी इंपोर्ट पर लगती थी। तो ड्यूटीज बहुत तेजी से कम हुई, आयात होना शुरू हुआ, तो भारत में फैक्ट्रीज की कैपेसिटी आई और भारत ने तेजी से निर्यात भी बढ़ाया और दुनिया के बाजार में अपनी दखल भी बनाई। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी था कि भारतीय बाजार का बड़ा हिस्सा विकसित देशों के पास भी पहुंच गया। इसलिए दोहा राउंड तक आते आते विकासशील देशों को डब्ल्यूटीओ के मर्म की और इसकी गणित समझ में आने लगी। दोहा राउंड में भारत ने प्रमुख रूप से विकास के डेवलपमेंट के एजेंडे पर बात करनी शुरू की और खास तौर पर कृषि को लेकर भारत भारत का मुद्दा डब्ल्यूटीओ की बैठकों में केंद्रीय मुद्दा बन गया और यहां से भारत को लीडरशिप मिली डब्ल्यूटीओ की बैठक में। पहले डब्ल्यूटीओ के सदस्य के तौर पर था, कृषि का मुद्दा उठाकर भारत ने विकासशील देशों की लीडरशिप हासिल किया था कि चीन भी भारत के साथ कृषि के मुद्दे पर शुरुआत से साथ रहा। बाली में भारत ने एक बड़ी सफलता भी हासिल की। लेकिन जैसे जैसे भारत और विकासशील देश आगे बढ़कर अपने हक की मांग करने लगे, वैसे वैसे डब्ल्यूटीओ में बंटवारा, झगड़े, मतभेद बढ़ते चले गए। ये जो ग्राफ आपने देखा, जिस चार्ट को हम दोबारा देखें, ध्यान से देखें अगर, तो 2003 से 2021 के बीच दुनिया में डब्ल्यूटीओ की छाया के बीच में ट्रेड पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता बुरी तरह बढ़ी, जबकि उम्मीदें की जा रही थी कि डब्ल्यूटीओ आने के बाद दुनिया की ट्रेड पॉलिसी स्थिर हो जाएगी। आपको पता है कि दुनिया में किस क्षेत्र में कहाँ कितना व्यापार करना है, क्या ट्रेड करना है, उसकी कस्टम ड्यूटीज क्या है, लेकिन ये उतार चढ़ाव तेजी से हुआ। अब भारत एक अजीब सी परिस्थिति में जाकर फंस गया। अबू धाबी में जब हम थे और हमने जब हमारी भारतीय पक्ष से बात हो रही थी, बाकी पक्ष से बात हो रही थी, दिख रहा है कि चीन अब एक बड़ी ताकत बनकर डब्ल्यूटीओ में उभरा है। कुछ तथ्य गौर करने लायक है। जैसे हमने आपको बताया कि अमेरिका की व्यापार मंत्री बैठक समाप्त होने से पहले ही चली गई। चीन ने अब, चूंकि अमेरिका ने एक डिस्टेंस बना लिया है व्यापार व्यवस्था के साथ, डब्ल्यूटीओ में अमेरिका का बहुत इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है, यूरोपीय समुदाय का इंटरेस्ट मौजूद है, इसलिए चीन अब सेंटर स्टेज में आ गया है। कम से कम 5 बड़ी संधियां या 5 बड़े प्रस्ताव चीन ड्राइव कर रहा है या चीन रोक रहा है। चीन की भूमिका वहां केंद्रीय स्तर पर हो गई है। भारत की दुविधा यह है कि वो चीन को इस मंच पर कैसे ब्लॉक करे, क्योंकि भारत की मदद के लिए जो एलडीसीज हैं, जो भारत को मदद करने वाले विकासशील देश हैं, छोटे विकासशील देश हैं, उन पर चीन का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा है। उन्हें चीन ने पैसा दे रखा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरह उनके बैंक्स में उनको कर्ज दे रखा है। तो चीन ने 120 देशों को इस बात पर राजी कर लिया कि निवेश के एजेंडे को शामिल किया जाए और भारत को ब्लॉक करना पड़ा। सूत्रों ने यह बताया कि साउथ अफ्रीका जो भारत के साथ खड़ा था, आखिरी दिन जिस दिन बैठक खत्म होनी थी, शाम को हमें पता चला कि साउथ अफ्रीका ने अपने भारत का साथ छोड़ दिया है और अपनी जो आपत्ति थी उसे दर्ज ही नहीं कराया है। तो अब भारत की दृष्टि से, अगर घरेलू राजनीति की दृष्टि से देखें, तो भारत को ये चाहिए कि उसे कम से कम किसानों की मदद के लिए, सब्सिडी के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनाज खरीदने की छूट मिले, जिसको यूरोपीय देश देने को तैयार नहीं होंगे। कनाडा देने को तैयार नहीं है, ऑस्ट्रेलिया देने को तैयार नहीं है, अमेरिका देने को तैयार नहीं है, थाईलैंड तक देने को तैयार नहीं। पीस क्लास का फायदा भारत को मिल रहा है, जिसके फायदे के कारण भारत इसमें ले रहा है, उस अनाज की खरीद को संचालित कर रहा है। इसके अलावा इस बैठक में अब भारत, अबू धाबी की, जिनेवा की बैठक में भारत ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, पर जिनेवा की बैठक जिस परिदृश्य में हो रही थी, वहां हमें यह दिख रहा था कि दुनिया के 60 देशों में चुनाव होने वाले हैं। हर देश में राजनीति को अपने हिसाब से वादे करने हैं और कोई भी दुनिया का देश चुनाव की परिस्थिति में किसी दूसरे देश को मंच पर कुछ भी देने की स्थिति में नहीं था। तो इसलिए अब भारत की तरफ से ये बात बार बार कही गई कि बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को चलाए रखने की जिम्मेदारी उसकी अकेले नहीं है, बाकी लोगों की भी है। तो अगर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, जो कि बड़े बाजार हैं, बहुत आगे बढ़कर डब्ल्यूटीओ की व्यवस्था को संभालने की कोशिश नहीं करेंगे, तो या तो ये चाइना इन्फ्लुएंस्ड ब्लॉक में बदल जाएगा, जिसका असर हमें दिखाई दिया अंदर अंदर चर्चाओं में छोटे छोटे देशों के बीच में, और भारत की स्टेक्स अब धीमे धीमे यहाँ कम होती चली जाएंगी। जैसे कि एक एग्रीमेंट जो डब्ल्यूटीओ की बैठक की शुरुआत के दिन हुआ, जो 26 तारीख को हुआ, जो कि प्यूरिलेटरल एग्रीमेंट का, जिसमें करीब 70 देश शामिल हैं। भारत उसमें शामिल नहीं। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने उस संधि पर दस्तखत नहीं किया, पर भारत ने उस संधि पर अपनी आपत्ति वापस ले ली। उस संधि का हिस्सा भारत नहीं है। यह पहली शुरुआत थी जहां डब्ल्यूटीओ एक मल्टीलेटरल बॉडी से, एक बहुपक्षीय व्यापार संगठन से प्यूरिलेटरल बॉडी की तरफ बदलता दिखाई दे रहा है। भारत चाह कर भी इसे रोक नहीं पाया, तमाम ताकत कोशिश करने के बाद इसे रोक नहीं पाया, और इसी की पूछ पकड़कर दूसरा प्रस्ताव आ गया, इन्वेस्टमेंट
वाला, इसके बाद इन्वायरमेंट के, कार्बन ट्रेड के, एमएसएमई के तमाम ऐसे गैर ट्रेड मुद्दे जिन्हें भारत चाहता है कि बाहर रखा जाए, वो धीमे धीमे करके बंद दरवाजों से दाएं बाएं करके डब्ल्यूटीओ के एजेंडे में घुसते जा रहे हैं, प्रवेश करते जा रहे हैं। और चूंकि डब्ल्यूटीओ में इकोनॉमिक इंटरेस्ट शामिल होते हैं, राजनीतिक इंटरेस्ट नहीं होते हैं, तो हमने आपको बताया कि डब्ल्यूटीओ के मंच के ऊपर दोस्त बिल्कुल दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन नए दोस्त बनकर सामने आते हैं। ये परिस्थिति हमें अबू धाबी में दिखाई दी। सर एक आखिरी सवाल और कि डब्ल्यूटीओ की जो आत्मा है ना, दरअसल वो है ग्लोबलाइजेशन की, सब सबके साथ व्यापार करें, इसी तरीके की सोच के साथ, इसी तरीके के दर्शन के साथ डब्ल्यूटीओ आगे बढ़ता है। लेकिन हमने देखा कि पिछले कुछ समय में अगर आप देखिए तो बहुत सारे देशों ने अपनी इकोनॉमी को बंद किया। तो ये जो पूरी रीग्लोबलाइजेशन की कॉल थी डब्ल्यूटीओ की, इसका क्या होगा फिर? अबू धाबी में ये कॉल पूरी तरह पराजित हुई। जो चार्ट और जो नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर आप निष्पक्ष रूप से दुनिया के किसी देश के नागरिक के तौर पर 1990 1991 के बाद से 2024 तक के समय को देखें, तो आपको दिखाई देगा कि ग्लोबलाइजेशन की छाया में दुनिया में रोजगार बढ़े, नौकरियां बढ़ी, पूंजी बढ़ी और ट्रेड में बड़ी बढ़ोतरी हुई। जैसे कि हम कुछ चार्ट आपको दिखाएंगे, उन चार्ट्स में आप देखिए, अगर ट्रेड की बढ़ोतरी को ही देख लें, जिसे इस आंकड़े को देखें, दुनिया में 1990 के बाद एक्सट्रीम पॉवर्टी को कम करने में ट्रेड ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। अब आप कैसे भूमिका निभाई? क्योंकि छोटे छोटे देश, गुयाना, अफ्रीका के छोटे देश जो कॉफ़ी बनाते थे, जो लकड़ी बनाते थे, भारत के तमाम उद्योग जो छोटी छोटी चीज़ें बनाते थे, उन्हें दुनिया के बाजार मिलने शुरू हुए। तो ग्लोबलाइजेशन को आप कितना भी बुरा माने, पर जो आंकड़े हमें बताते हैं कि 1981 से 2019 के बीच में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीबी कम हुई, वो व्यापार कम होने से हुई। और इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब उत्पादन बढ़ा, कमाई बढ़ी, तो लोगों को उसका लाभ मिलना शुरू हुआ। जैसे भारत देखिए, भारत इसी ट्रेड के सहारे इलेक्ट्रॉनिक्स का डेफिसिट होते होते दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्टर हो गया। भारत जिसके पास अपना कच्चा तेल नहीं है, पर वो दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी प्रोड्यूस एक्सपोर्टर हो गया। तो ये सब इस ट्रेड के लिबरलाइजेशन का फायदा था। जैसे जैसे 1830 से 2020 का चार्ट ये भी देखना जरूरी है कि जैसे जैसे दुनिया में ट्रेड ओपन हुआ, दुनिया का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ना शुरू हुआ। 1935 में, शुभम ध्यान से देखें, 1935 1983 और 1980 तक दुनिया आर्थिक रूप से बेहद विभाजित और बटी हुई थी। 1980 के बाद से 1990 के दशक से दुनिया का आर्थिक एकीकरण बेहतर हुआ। तो ये दूसरा बिंदु है जो ये साबित करता है कि ग्लोबलाइजेशन दुनिया के फायदे में था। एक तो लोगों की आय बढ़ी और गरीबी कम हुई, और दूसरा दुनिया में एकीकरण बढ़ा। एकीकरण बढ़ने से तकनीक का प्रभाव बेहतर हुआ, पूंजी का प्रभाव बेहतर हुआ, लोगों का आना जाना शुरू हुआ, यात्राएं शुरू हुई और कारोबार शुरू हुआ। अब आप एक आंकड़ा और देख लीजिए, ग्लोबल ट्रेड का शेयर जीडीपी में कितनी तेजी से बढ़ा जैसे ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ। 1971 का आंकड़ा देख लीजिए, करीब 20 से 25% के बीच, और जब हम 2021 में कोविड से पहले का आंकड़ा देखिए, 60% के आसपास है। तो ग्लोबलाइजेशन ने इन तीनों मोर्चों पर दुनिया को एकजुट करने में, कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म करने में, विवाद झगड़े खत्म करने में, क्योंकि झगड़ों की भूमिका से ही निकले थे हम, और तब यह तय हुआ था कि व्यापार के कारण झगड़े होते हैं तो व्यापार को ही दोस्ती का जरिया बना लिया जाए, और यहीं से डब्ल्यूटीओ और गेट की संस्थाओं की शुरुआत होती है। कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुए, दुनिया में गरीबी कम हुई, एकीकरण बढ़ा, तकनीकें, सुविधाएं, सहूलियतें बढ़ी। भारत 1995 में जिन चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकता था, वो चीज़ें आज भारत के आम लोगों को, बिल्कुल निचले स्तर तक के लोगों को उपलब्ध हैं। तो इसी वजह से है कि उनकी तकनीकें आना शुरू हुई, भारत में इम्पोर्ट शुरू हुआ, और उसके बाद उसका लाभ उसमें मिला। लेकिन डब्ल्यूटीओ एज रीग्लोबलाइजेशन की कोई बड़ी कॉल नहीं दे पाया। अबू धाबी की बैठक में डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक के, डब्ल्यूटीओ के नेता वहाँ बैठे हुए प्रतिनिधि, ऐसा लगता था कि जैसे वो अपने अपने कछुओं की तरह अपने अपने खोल में सिमट गए हैं और एक हॉल से दूसरे हॉल के बीच डोल रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ मोर्चे बंधे हुए हैं, और एक बहुपक्षीय बॉडी जिसकी संकल्पना इसी बात पर की गई थी कि वो दुनिया में बराबरी का, न्याय के आधार पर बाजार तैयार करेगी, वहाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाजार को खोलने को लेकर जो घरेलू राजनीति थी वो बेहद हावी थी और प्रभावी थी, और इसलिए कोई सहमति नहीं बन पाई। और अबू धाबी के बाद फिर हम वही पुनर्मुश्कोव वाली स्थिति में आकर खड़े हो गए, जहां में दिखता है कि बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को लेकर अभी दुनिया में कोई कमिटेड नहीं दिखाई देता। अब यहाँ से परिस्थिति क्या बनेगी? देखिए, भारत ने 3 देशों के साथ एफटीए कर लिए, चीन ने एक ग्रुप आरसेप के नाम से बना लिया, अमेरिका की पूरी कोशिश है कि वो अटलांटिक और के उस हिस्से में, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के हिस्से में एक बड़ा ट्रेड ब्लॉक बनाकर वहाँ काम कर सके।
रूस के बाहर निकलने के बाद यूरोप के बाजार पर एनर्जी और बाकी बाजार पर अमेरिका की बड़ी एक्सेस बन गई है। गल्फ देशों का एक अपना समूह जीसीसी बना ही हुआ है। तो ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स अब फिर उभरना शुरू हो रहे हैं। एफटीएज, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना शुरू हो रहे हैं दो देशों के बीच में द्विपक्षीय आधार पर। बहुपक्षीय व्यवस्था को चलाए रखने के लिए इस बात की बड़ी ज़रूरत है शुभम कि कम से कम दुनिया के 4-5 बड़े दिग्गज देश संकल्प के साथ इसे चलाएं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं कि इसका नुकसान भारत को नहीं होगा, कनाडा को नहीं होगा, इसका नुकसान अमेरिका और चाइना को भी नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, इनके पास अपने बड़े बाजार हैं जिसके बेस पर ये किसी कंपनी से कोई भी बार्गेन कर सकते हैं कि आप आइए हमारे बाजार में फैक्ट्री लगाई थी। कि पीएलआई चलाया ना भारत ने, बुलाने की कोशिश की, डब्ल्यूटीओ ने तमाम सवाल उठाए, लेकिन आप कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान दुनिया में उन देशों को होगा जिनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है और खरीदने के लिए कुछ नहीं है। जैसे छोटे देश अफ्रीका के, जैसे श्रीलंका, जैसे मालदीव्स, जैसे अफ्रीका के तमाम सारे देश, जैसे बांग्लादेश, इन जो छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाएं जहां दुनिया की 40-50% आबादी रहती है, जिनके पास बार्गेन करने के लिए कुछ है ही नहीं, जिनकी कोई बात भी सुनने वाला नहीं। डब्ल्यूटीओ की बैठकों में से असंख्य देश दिखते हैं जिनके 3-3, 4-4 प्रतिनिधि, इनकी कोई बात नहीं सुनने वाला होता, केवल प्रतिनिधि के तौर पर आते हैं। उनका क्या होगा? उन्हें इस व्यापार व्यवस्था में क्या होगा? नहीं तो खतरा यह है कि अगर ये बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था सही ढंग से नहीं चली तो हम एक नए किस्म की कॉलोनियल व्यवस्था देखेंगे, जहां बड़ी कंपनियां और कुछ बड़े देश दुनिया की तमाम छोटी अर्थव्यवस्थाओं पर नियंत्रण कर रहे होंगे, जैसा हम चीन के जरिए अफ्रीका की अर्थव्यवस्था में होते देख रहे हैं। तो ये था हमारा आज का अर्थात। इसमें आपको पता चला कि डब्ल्यूटीओ पर क्या कुछ हुआ अबू धाबी की बैठक में, ये तो आप हर रोज जान रहे थे, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि, इसका इतिहास क्या छिपा है, कौन से सबसे सफल वार्ताएं थीं, किस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं, ये सब कुछ आपको हमने आज के इस अर्थात में बताया। आगे बढ़ते हैं और अब सवाल जवाब की बारी। पहला सवाल सर विष्णु जी का है। वो ये जानना चाहते हैं भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में अन्य देशों की तुलना में जीडीपी में कम योगदान क्यों देता है? सरकार ने अंतरिक्ष में 100% एफडीआई की अनुमति दे दी, क्या और कोई कदम उठाने की जरूरत है? अंतरिक्ष की अर्थव्यवस्था का भारत के जीडीपी में योगदान इसलिए कम है क्योंकि भारत में अंतरिक्ष की कोई बड़ी अर्थव्यवस्था है नहीं। अंतरिक्ष तकनीक की अभी भी हम विज्ञान के स्तर पर हैं। हमने आपको विस्तार से इकोनॉमिका में बताया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कि दुनिया में सैटेलाइट इकोनॉमी, चंद्रमा पे जाने की इकोनॉमी है ही नहीं। दुनिया की सारी सैटेलाइट इकोनॉमी तो पृथ्वी के करीब उपग्रहों की माला बिठाकर डेटा, जियो पोजिशनिंग, नेविगेशन, इनको सबको संभालने की इकोनॉमी है। भारत ने अंतरिक्ष में बहुत ऊंची छलांग तो लगा दी, पर उतनी ऊंची छलांग लगा दी कि वहां से नीचे कुछ दिखता नहीं है, जबकि दुनिया के देशों ने पिछले 10-20 सालों में सबसे ऊपर जाना बंद कर दिया अंतरिक्ष में। उन्होंने कोशिश की कि जो पृथ्वी के करीब के 3 ऑर्बिट हैं, जो 3 कक्षाएं, उनमें अपने उपग्रहों को स्थापित किया जाए, क्योंकि इंटरनेट वहां से आता है, वहां से सैटेलाइट आता है, वहां से एंटरटेनमेंट आता है, वहां से तमाम डिफेंस से रिलेटेड स्ट्रेटेजिक लोकेशंस और नेविगेशंस आते हैं, सर्विलांस आता है। ये अर्थव्यवस्था भी शुरू नहीं हो पा रही। हमने आपको बताया था कि भारत तो अब इस कोशिश में है कि उसका एक अपना नेविगेशन सैटेलाइट हो। अभी भी भारत नेविगेशन सैटेलाइट के मामले में या तो अमेरिका के सैटेलाइट पर निर्भर है, या कुछ हिस्सा चीन से भी प्रभावित होता है। दूसरा सवाल सर हसीन जी का है। वो पूछ रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या कोई रिश्ता महंगाई से भी है? इलेक्टोरल बॉन्ड का सीधा रिश्ता आप महंगाई से नहीं निकाल सकते, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के सहारे जो फंड पॉलिटिकल पार्टीज के पास आया, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव में मनचाहे ढंग से खर्च करने की छूट दी, और इसलिए जब ये मनी मार्केट में फ्लो होती है तो उसका एक हिस्सा इन्फ्लेशन के तौर पे सामने आता है। और एक पुरानी थ्योरी भी है कि चुनाव के दौरान बहुत सारा पैसा बाजार में वैसे भी जाता है, तो चुनाव वाली तिमाही में हमेशा मनी सप्लाई ज़्यादा दिखाई देती है। ये बात तो सही है, लेकिन महंगाई से ज़्यादा बड़ा रिश्ता इलेक्टोरल बॉन्ड का भारत में राजनीतिक चंदों की पारदर्शिता को लेकर है। और यही बात थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बंद किया, क्योंकि ये सबसे अपारदर्शी इंस्ट्रूमेंट थे भारत के चुनावी चंदे के इतिहास में। हालांकि पिछला भी इतिहास कोई बहुत साफ सुथरा नहीं है, बड़ा दागदार है, लेकिन ये तो काफ़ी हद तक सारी व्यवस्था को और ज़्यादा ओपेक और ज़्यादा अपारदर्शी बना रहे थे। चलिए, तो ये सवाल जवाब की बारी सर। अब अगला खाना है इनकम का। इनकम की बात में क्या है खास? इनकम की बात में अब पहली तारीख, और जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तो ये दूसरी तारीख है, पर आज पहली तारीख है। मनी 9 के ऐप पर उपलब्ध है। ये खास तरीके का शो है जो मनी 9 की टीम आपके लिए बनाकर लाती है हर महीने की पहली तारीख को, आपको ये बताने के लिए किस महीने आपको बचत के लिए, खर्च के लिए, टैक्स के लिए किन नियमों में क्या क्या करना है। और ये महीना तो खासा महत्वपूर्ण है। इस महीने आपको अपने दफ्तर में अगर आप नौकरी करते हैं तो इनकम टैक्स का हिसाब देना होगा, आपको बताना होगा कि आपने नई स्कीम चुनी है, पुरानी स्कीम चुनी है। इसी महीने आपको अपने भविष्य के अगले साल की इनकम टैक्स की योजना भी बनानी होगी। तो क्यों ना
इसे केवल दफ्तर से आने वाली नोटिस के रिस्पांस में कुछ घंटे के लिए चिंता की जाए, बजाय इसके कि हम बैठकर प्लान करें कि जहाँ तक जो हो गया इसके पीछे वो हो गया, लेकिन इस 1 तारीख से हमें अगला 1 साल हमें कितना म्यूचुअल फंड चाहिए, हमारे भविष्य के गोल्स क्या हैं, हमें रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, इमरजेंसी फंड के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, टैक्स बचाने के लिए क्या करना चाहिए, सही म्यूचुअल फंड है नहीं है हमारे पास कि नहीं है, जिन म्यूचुअल फंड्स पर रिटर्न नहीं आ रहा है उन्हें कैसे हटाया जा सके, इस सब पर विस्तार से विचार किया जाए। और कैसे किया जाए, इसका तौर तरीका क्या हो, इसके फार्मूले क्या हों, इसे लेकर मनी9 की पूरी टीम आज पहले ये तारीख लेकर आ चुकी है और मनी9 के सुपर ऐप पर ये उपलब्ध है। इसे ध्यान से देखिए और अपनी फिनेंशियल प्लानिंग को इस महीने ज़रूर बेहतर करने की कोशिश करिए, क्योंकि मार्च का महीना आमतौर पर हमेशा इसी तरीके के हिसाब किताब का महीना होता है। सर चलते चलते आखिर में कोई खास किताब या वेब सीरीज? वेब सीरीज अब तो नहीं देख पाए, यात्रा और प्रवास के कारण जगह, लेकिन किताब आमतौर पर यात्राओं में साथ में रहती है। एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब आई है, दुनिया के जो सब में काफ़ी अच्छे और बड़े जो लेखक हैं, जिनकी किताबों को काफ़ी रेफ़र किया जाता है, जिनकी किताब थी वाई नेशंस फेल, उनमें से डारोन एक्सीमोग्लू की और सिमोन जानसन की किताब आई है। इस किताब को ज़रूर पढ़ने की कोशिश करिएगा अगर आप दुनिया की अर्थव्यवस्था के ऐतिहासिक और राजनीतिक पक्ष में राबिता रखते हैं। तो इस किताब का नाम है पावर एंड प्रोग्रेस, आवर 1000-year स्ट्रगल ओवर टेक्नोलॉजी एंड प्रॉस्पेरिटी। बड़ी मोटी सी बल्कि किताब है, पिछले साल के अंत में रिलीज़ हुई है, पर यह किताब अपने तरीके की अनोखी किताब है जो हमें ये बताती है कि कैसे पावर्टी और तकनीक, प्रॉस्पेरिटी, राजनीतिक शक्ति का संग्रह, ये सारी चीज़ें दुनिया में किन किन देशों को में कैसे लोगों को अमीर या गरीब बनाती हैं। इस किताब को पढ़िए और पढ़ने के बाद अपनी राय भी हमें बताइएगा हमारे इस प्रोग्राम में। मैं अपने कमेंट से और कि इस किताब में आपको क्या अच्छा लगा, कौन सी घटनाएं ऐसी आपको लगी जिन पर और भी चर्चा होनी चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। तो ये था हमारा आज का इकोनॉमिकम। आपने सवाल सुझाव हमको भेजिए, अगले कार्यक्रम में आपके सवालों को हम शामिल करेंगे। फिलहाल हमको दीजिए इजाजत, नमस्कार।